हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपका एचआर कंसल्टेंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ड्यूल एम्प्लॉयमेंट के बारे में। अब इसमें मैं बताऊंगा कि ड्यूल एम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या होता है, इंडियन लॉ इसके बारे में क्या बोलते हैं और कैंडिडेट को इसके बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए और किस प्रकार से इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। तो जानने के लिए बहुत कुछ रहेगा दोस्तों। बिना देरी के हुए चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि ड्यूल एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन बेसिकली क्या होती है। जिस प्रकार से वर्ड है ड्यूल एम्प्लॉयमेंट आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि इसका मतलब होता है कि एक से ज़्यादा काम आपके पास है और वो दोनों काम आप साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। अगर एक साथ जो वो काम आप कर रहे हैं, दो काम, उसको हम ड्यूल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। सो वही यहाँ पे कहा गया है, इट मीन्स बीइंग एम्प्लॉयड बाय मोर देन वन एम्प्लॉयर एट द सेम टाइम। एक साथ जो है दो जगह आप काम कर रहे हैं, उसको हम ड्यूल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। This means that employee occupies full-time employment and receives wages from one employer while having an additional job in another organization. इसका मतलब है कि जो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट है उसके पास एक जगह वहाँ से पूरी पेमेंट उठा रहा है, साथ में एक एडिशनल जॉब भी कर रहा है दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में उसी समय। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, तो दो जॉब साथ में कर रहा है और वहाँ से पेमेंट उठा रहा है, तो उसको हम ड्यूअल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में डालते हैं। Under the employment law in India, there is no specific provision that talks about legality of dual employment in India. देखिए यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि इंडिया में ऐसा कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न नहीं है लीगल तौर पे। एम्प्लॉयमेंट लॉ में ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है जो कि रिस्ट्रिक्ट करता हो ड्यूल एम्प्लॉयमेंट के लिए। बाकी जो भी लीगल लीगैलिटीज़ हैं, इंडियन लॉ क्या बोलता है उसके बारे में हम लोग अगले स्लाइड में बात करेंगे डिटेल में दोस्तों। और यहाँ पे एक और चीज़ है, बहुत सारे लोग जो हैं इसको मून लाइटिंग भी बोलते हैं कभी कभार, लेकिन थोड़ा अंतर है। अब वो अंतर मैं नीचे बता देता हूँ कि देखिए जो मून लाइटिंग होता है ना, वो क्या रहता है कि जब आप एक काम कर रहे होते हैं साइड में, आप एडिशनली छोटा थोड़ा सा काम लेके जो है उसको कर रहे होते हैं। लेकिन डबल एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आप दो काम एक साथ कंटिन्यू कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे समझाऊं कि मून लाइटिंग जो है फ्रीलांसिंग की तरह होता है। जैसे आप कोई आईटी वाला है, आईटी वाले घर से भी काम करते हैं, तो घर से जब आप काम कर रहे हैं तो एक काम तो आपका घर से चल ही रहा है जो आप ऑफिस के लिए कर रहे हैं। लेकिन साइमल्टेनियसली जो है वो आईटी वाला जो पर्सन है वो फ्रीलांसिंग का काम भी करता है। फ्रीलांसिंग करके जो है दूसरी जगह से भी काम लेता है और वो भी साथ में करता है, तो उसको हम मून लाइटिंग की कैटेगरी में डालेंगे। वो ड्यूल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं आता। ड्यूल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में वो आएगा कि एक साथ दो कंपनियों में वो काम कर रहा है, दोनों जगह बाकायदा रजिस्टर्ड है और वहाँ पे दोनों जगह से वो सैलरी उठा रहा है, तो उसको ड्यूल एम्प्लॉयमेंट बोला जाएगा। लेकिन कई बार जो है इसको भी मून लाइटिंग में कंसिडर किया जाता है। होप आप लोगों को ड्यूल एम्प्लॉयमेंट के बारे में समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्या डेफिनेशन कहती है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि इंडियन लॉ क्या कहता है, ड्यूल एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग इंडियन लॉ क्या बोलता है। तो अंडर द एम्प्लॉयमेंट लॉ इन इंडिया देर इज नो स्पेसिफिक प्रोविजन दैट टॉक्स अबाउट लीगैलिटी ऑफ ड्यूल एम्प्लॉयमेंट। तो इंडियन लॉ के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट लॉ के हिसाब से कोई ऐसा कोई प्रोविजन है नहीं जो कि ड्यूल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है। लेकिन जो सेक्शन 60 है, फैक्ट्री एक्ट 1948 का जो सेक्शन 60 है वो बात करता है रिस्ट्रिक्शन ऑफ ड्यूल एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। लेकिन यहाँ पे कैच है, वो किसके लिए बात करता है, वो बात करता है जो फैक्ट्री में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए बात करता है। जो फैक्ट्री वर्कर्स हैं उनके लिए बात करता है कि वो लोग जो है दो जगह काम नहीं कर सकते। ये सेक्शन 60 बताता है फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत। द प्रोविजन स्टेट्स दैट नो एडल्ट वर्कर इज अलाउड टू वर्क इन अ फैक्ट्री व्हेन दे आर ऑलरेडी वर्किंग इन अनदर फैक्ट्री। तो ये फैक्ट्री वर्कर्स के लिए है कि एक फैक्ट्री में अगर एक बंदा काम कर रहा है तो वो दूसरी फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। देन के बाद लॉ और क्या बोलता है, हाउएवर इट इज नॉट एप्लीकेबल टू ऑल इंस्टीट्यूशन एज नॉट एवरी ऑर्गेनाइजेशन फॉल्स विद इन द मीनिंग ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948। कहने का मतलब है कि ये जो लॉ है ये केवल फैक्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है, ये हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ना ये आईटी कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, ना ये बैंक के लिए एप्लीकेबल है, ये केवल फैक्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है। तो ये है लॉ। देन अगला जो लॉ है वो है कि जो आपका सेक्शन 8 है, अंडर शेड्यूल आईबी ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर सेंट्रल रूल 1946, जो स्टैंडिंग ऑर्डर का एक्ट है, वो क्या बोलता है कि जो वर्कमैन है
cannot work against the interest of an industrial establishment by taking dual employment in addition to their existing job। तो ये भी जो है कहीं ना कहीं ये भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के बारे में बात करता है और बोलता है कि आप ड्यूल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकते। तो ये जो दोनों लॉ है, चाहे आप स्टैंडिंग ऑर्डर ले लीजिए, चाहे आप फैक्ट्री एक्ट 1948 ले लीजिए, ये दोनों जो है इंडस्ट्रियल के बारे में बात करते हैं या फैक्ट्रीज के बारे में जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में बात की जाती है। जो एम्प्लॉय जो वर्कर एम्प्लॉय नहीं होगा या वर्कर होगा, जो वर्कर फैक्ट्रीज में लगे हैं उनके लिए बात हो रही है। ठीक है, तो ये जो है हर एक के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे बढ़ते, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कैंडिडेट को क्या करना चाहिए। जैसे कोई भी कैंडिडेट है, अगर वो ड्यूल एम्प्लॉयमेंट करना चाह रहा है तो उसके लिए क्या रूल कहता है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज जो है, ऑर्गेनाइजेशन दैट आर नॉट कवर्ड बाय द फैक्ट्री एक्ट मस्ट स्पेसिफाई द स्टेपुलेशन रिलेटेड टू डबल employment by the way of dual employment clause in the appointment letter or employees agreement or offer letter। यहाँ पे ये कहा गया है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फैक्ट्रीज के तहत नहीं आते हैं, चाहे वो कंपनीज हो, आईटी कंपनीज हो, देन आपके दूसरी कंपनीज हैं, बैंक है, जो भी है, उन सबको जो है जब वो अपना एग्रीमेंट साइन करवाते हैं, चाहे वो ऑफर लेटर हो चाहे वो अपॉइंटमेंट लेटर हो, उसमें ड्यूल एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग क्लॉज मेंशन करके रखना चाहिए, तभी वो एप्लीकेबल होगा। अगर वो मेंशन करते हैं तभी ड्यूल एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी को वो प्रोहिबिट कर सकते हैं, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट क्या कर सकता है, कैंडिडेट को जो है जब भी ये मैं पहले भी अपने काफ़ी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि आप लोगों को जब भी आप ऑफर लेटर लेते हैं या अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं या किसी प्रकार का एग्रीमेंट आपके साथ होता है, तो उसको बाकायदा अच्छे से पढ़ें। वहाँ पे ध्यान से पढ़ें कि क्या क्या जो है पॉइंट दिए गए हैं, किन किन पॉइंट को आपको देखना है। वहाँ पे ड्यूल एम्प्लॉयमेंट अगर लिखा गया है कि आप दूसरी कंपनी में दूसरी जगह आप अप्लाई नहीं कर सकते, ड्यूल एम्प्लॉयमेंट आप नहीं कर सकते, वहाँ लिखा रहेगा। अगर लिखा है तब सही है, अगर नहीं लिखा है तब कोई बात नहीं है। तो अच्छे से जो है आपको बाकायदा ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर ये पढ़ने हैं। तो employment is governed by offer letter and appointment letter. In case there is no such condition that you have to work completely for an organization, then you are free to do any other work along with your own job। कहने का मतलब है कि अगर जो ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला है उसमें ड्यूल एम्प्लॉयमेंट से लेके ड्यूल एम्प्लॉयमेंट को लेके कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, कोई ऐसी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन नहीं रखी गई हैं, तो यू आर फ्री टू वर्क इन एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। आप दूसरी कंपनी में भी काम कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर वहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन की गई हैं, प्रॉपर बकायदा बताया गया कि आप ड्यूल एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हमारी कंपनी के साथ, अगर आप काम कर रहे हैं वो वायलेशन होगा, अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो इस केस में फिर भी अगर आप दूसरी जगह जाके काम करते हैं तो आप लायबल होंगे कंपनसेशन देने के लिए। कंपनी, जिस कंपनी में आप प्रॉपरली जो है एम्प्लॉयड हैं, उस कंपनी को आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा अगर आप पकड़े जाते हैं तो। या फिर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, जो आपकी मेन कंपनी है, उसको आप पूरा का पूरा जो कंपनसेशन आप दूसरी कंपनी से कमाएंगे वो वो आपको देना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोगों को अपना ऑफर लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर अच्छे से पढ़ना है। जो भी एग्रीमेंट आपके साथ होता है उसको अच्छे से डिटेल में पढ़े, ताकि आपको जानकारी रहे कि आप किस चीज़ में जा रहे हैं, कौन कौन से क्लॉज जो हैं आपके लिए एप्लीकेबल हैं। तो होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही था। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी प्रकार के नए नए कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। बस अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।